पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मूंगफली की फसल में पोषक तत्वों का प्रयोग करके लें अधिक पैदावार। धान की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों की रोकथाम। मूंगफली की बुआई जिन किसान भाइयों ने की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए संतुलित उर्वरकों को डालना जरूरी होता है। यदि किसी पोषक तत्व की कमी फसल में होती है तो इसका सीधा प्रभाव फसलोत्पादन पर पड़ता है। इसलिए मूंगफली से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल में इस समय कौन कौन से पोषक तत्व डालें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगरणा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसान बंधुओं, अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी मूंगफली, आप देखेंगे कि उनकी पत्तियां जो है, पत्तियों का मतलब जैसा से सिराएं, पत्तियों की सिराएं और पत्तियों की सिराओं के बीच का जो भाग होता है वो पीला पड़ने लगता है। तो पीला इस वजह से पड़ने लगता है किसान बंधुओं, यदि उसमें अब जो है ना दो लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण जो है लोहे का आता है और एक लक्षण आपका जो है ना सल्फर का आता है। तो जब आपकी जो है सिराएं, पत्तियों की जिस तरह से सिराएं जब जो है ना पीली पड़ने लगे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो है ना सल्फर की जो है ना कमी है। और यदि जो है सिराओं के बीच का भाग यदि पीला हो रहा है और उसके बाद जो है पत्ती के जो है ऊपरी भाग से जो है ना पीलापन जो है ना चालू हो रहा है, पूरे पत्ती में पीलापन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर जो है ना लोहे की कमी है। तो ये मूंगफली में जो है ना दो लक्षण जो है ना जरूर आते हैं किसान बंधु, और ये दोनों तत्व जो है ना मूंगफली में बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण है, लोहा और आपका सल्फर। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने परीक्षणों के आधार पर पौधों के लिए जरूरी कुल 17 पोषक तत्वों को आवश्यक बताया है, जिनके बिना पौधों का वृद्धि विकास संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को खेत में डाला जाए, तभी पौधों का जीवन चक्र पूरा होगा और फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। अब लोहा का देने का ये तरीका है कि यदि आप जो है फेरस सल्फेट, आप जो है 10 किलो की पैकिंग आती है, उसको आप जो है मूंगफली की बिजाई के समय आप जो है 10 किलो प्रति हेक्टेयर, मतलब कच्चा 10 बीघा में 10 किलो आप जो है 1 किलो कच्ची बीघा के हिसाब से बिखेर करके और आप जो है ना हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। और दूसरा, यदि आपको सल्फर की
पूर्ति करना है तो सल्फर के लिए आप जो है जिप्सम 25 से 30 किलो जो है कच्ची बीघा लेकर के आप जो है जमीन में फेंक करके और आप जो है हल चला करके फसल की बिजाई कर दीजिए। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई कर दी है और किसी कारणवश संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं और उनकी खड़ी फसल में तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लक्षणों के अनुसार सही पहचान करके समय रहते पूर्ति करके फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो खड़ी फसल में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो सके, वह इस प्रकार से है। मान लीजिए कि यदि आप जो है शुरू में आप जो है फेरस सल्फेट या सल्फर के लिए जिप्सम आप यदि आप नहीं दे पाए हैं तो आप क्या कि जो फसल में आपके पीलापन जो है आपको दिख रहा है तो आप क्या कीजिए कि फेरस सल्फेट जो है वाटर सॉल्युबल आता है तो उसको क्या कीजिए कि आप जो है टंकी में जो है अपने 15 लीटर की टंकी में 5 ग्राम से 7 ग्राम जो है प्रति लीटर वाटर के हिसाब से आप उसमें 15 लीटर में मिक्स करके और आप उसको पानी छिड़काव आप जो है ना कर दीजिए तो आयरन की कमी जो है ना दूर हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आपकी 25 से 30 दिन की फसल है, सल्फर की कमी दिख रही है तो सल्फर में भी वाटर पानी में घुलनशील जो है सल्फर आता है, जैसे ही पानी में डालेंगे वो घुल जाएगा, उसको आप जो है प्रति लीटर पानी में मिला करके और आप उसको घुलनशील आता है उसको पानी में मिलाकर 15 लीटर के टंकी में ले करके और आप उसका जो है ना पानी जो है ना छिड़काव कर दीजिए तो आप सल्फर की कमी से भी आपका दूर हो जाए। जब मूंगफली में जो है जब दाना बनता है, जब पोड फॉर्मेशन जो होता है मतलब जब दाना बनने का जो समय होता है उस समय तो सल्फर और कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है और उस समय तो आपके पोटास का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आपका जो है दाने मूंगफली में बन रहे हैं 40 से 45 दिन की जब मूंगफली हो जाए उस समय 40 से 45 दिन पर आप क्या कीजिए कि आप जो है पोटास जो आपका पानी में जो घुलनशील आता है उस पोटास को आप क्या कीजिए कि पानी में आप जो है पानी छिड़काव के रूप में आप पोटास का जो है ना स्प्रे जरूर कर दिया करें। तो जब आप पोटास का पानी छिड़काव कर देंगे तो आपका जो दाना मूंगफली में जब आपका दाना बन रहा है तो उस समय जो आपका बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये जो है ना कार्य करेगा पोटास आपका। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे उदयपुर। बीजेपी का सचिवालय घेराव पर रंधावा ने साधा निशाना, कहा बीजेपी अपने नेताओं की लड़ाई का ही घेराव कर रही। आईपीएस बिजू जॉर्ज बने जयपुर पुलिस के नए मुखिया, आनंद श्रीवास्तव बने डीजी लॉ एंड ऑर्डर, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। वहीं राज्य सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, सरकार ने 336 आरएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की, वहीं 3 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उनकी फसल पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जाता है जो कि पौधों की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए किसान समय रहते कीटों की सही पहचान कर उनका नियंत्रण कैसे करें, देखिए इस रिपोर्ट में। खरीफ की धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। कीटों के प्रकोप से निजात पाने के लिए जरूरी है कि कीटों की ठीक प्रकार से पहचान हो, उसके रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कई कीटों का प्रकोप होता है
जिनमें से पहला प्रमुख कीट है तनाज छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तनाज छेदक कीट की सूढ़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुंडी के पंख पीले होते हैं। इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती है, जिससे पिल्लू निकलकर पौधे की गोब में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधे के गोब से तने में अंदर चली जाती है और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती है, जिससे गोब सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूड़ी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नालीनुमा रचना बनाती है। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरचकर खाती है। यह सूढ़ी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। धान में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से तीसरा कीट है फुदका। फुदका कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। फुदका कीट को पहचानना बेहद आसान है। ये पौधों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। यह कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं। पौधों के तनों का रस चूसते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ उपयुक्त और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवाओं से उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों को हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखें। साथ ही सही फसल चक्र अपनाएं, यानी कि एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले। इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीटग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों को संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर 5% वर्ग मीटर क्षेत्र में अधिक गोब मृत्यु होने पर रसायनों का प्रयोग करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए ट्राइजोफॉस या मोनोक्रोटोफास दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक हरा फुदका कीट नियंत्रण की बात है तो इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा के नूह में ब्रिज मेवात मंडल यात्रा के दौरान बवाल को लेकर भरतपुर के कामा, पहाड़ी नगर और सीकरी में 12 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने पानी के लिए बीड़ी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने लात, घूंसों और पत्थरों से जमकर हमला किया। आज बीजेपी का महाघिराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में
राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दुग्ध निकालते समय वे साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर उसे बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरतें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार माथुर। आपके पशुओं द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि कई बार जब दूध का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक दुर्गंध आती है। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जब भी वे चारा भूसा वगैरह डालें तो कोई ऐसा पदार्थ ना खाने में आए कि उसकी दुर्गंध जो है वो दूध के साथ शामिल हो जाए। इसका विशेष ध्यान रखें आप। अब हम जैसे जब पशु के पास जाते हैं दूध निकालने के लिए तो हम पशु को एकदम अच्छे उसमें रखें, ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा ना हो, वो पशु का बछड़ा जो है वो उसके नज़दीक में हो, और जब धीरे से हम उसको हटाएं तो कहीं किसी तरह से चोट ना लगे उसको हाथ से। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। और उसके बाद फिर जब हम पशु के पास जाते हैं तो दूध निकालने से पहले हमें थनों को साफ करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए उनको। और जो पशु की पूंछ वगैरह होती है उसको पूंछ में गोबर लगा रहता है, अक्सर उस गोबर को साफ कर दें। उस पूरे क्षेत्र में जो गोबर लगा है उसको साफ कर दें आप। जब भी आपके पशु जंगल से या कहीं बाहर से चर के आते हैं तो उनकी खुरों की धुलाई कीजिए, खुरों की सफाई कीजिए, ताकि जब आप दूध निकालेंगे तो उसमें कोई किसी प्रकार की गंदगी शामिल ना हो पाए। लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो पानी में डाल के हम पहले ही पशु को स्नान करा सकते हैं, जैसे किलनी जू वगैरह कुछ भी ना लगी हो, एकदम साफ़ हो, उसकी चमड़ी एकदम साफ़ हो। जब हम अपने पशु को बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ हो, उसको बढ़िया फिनाइल वगैरह से धोएं, उस पूरा गोबर वगैरह उसका साफ़ रखें ताकि पशु को बढ़िया वातावरण का एहसास हो। इससे भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इससे दूध बढ़ता है। और मक्खी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा ना हो इसके लिए पहले से हम सफाई करके रखें, वहाँ पर फिनाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर जैसे आपके पशु के दूध थोड़ा सा गुलाबी आ रहा हो, हल्का हल्का मटमेला आ रहा हो, अगर मान लीजिए चिचड़े आ रहे हों, उस थन का दूध अलग पात्र में निकालें और बाकी थन का दूध अलग पात्र में निकालें। और थनैला रोग तत्काल जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो आप पशु चिकित्सक संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। कभी कभी जानवरों में टीबी का रोग भी पाया जाता है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जानवर कुछ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, खांसी बहुत आती है। तो इस स्थिति में आपको तुरंत पशु चिकित्सक संपर्क करना चाहिए और उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए। और जो दूध के पात्र हैं उनको अलग रखना चाहिए और जानवर से थोड़ा बाकी जानवरों को से उस जानवर को थोड़ा दूर बांधना चाहिए। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। जब आप दूध निकालने जाते हैं तो उसमें जो पात्र इस्तेमाल करते हैं उन पात्रों को अच्छी तरह साफ कीजिए, किसी प्रकार से उसमें इस प्रकार की चीज़ें ना लगी हो, इससे दूध फटने का डर रहता है। और चाहे तो गर्म पानी से धोएं, कई बार उसमें दुर्गंध होती है जो दूध के साथ शामिल हो जाती है। जब आप पात्र को साफ करेंगे तो उसको सुखाएं, कड़क धूप में सुखाएं, ताकि उसमें अगर कुछ जर्म्स रह गए हों तो वो अपने आप नष्ट हो जाए। और फिर उनको उस पात्र को आप जो है इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जो पात्र आप जिसमें स्टोर कर रहे हैं बड़े पात्र में, उसको ढक कर रखें, क्योंकि मक्खियाँ बहुत परेशान करती है, वो बार बार मक्खियाँ वहाँ बैठती है और इन्फेक्शन का डर रहता है। उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करें जो एकदम साफ़ हो,
छन्नी हो या सूती वस्त्र हो, उसका इस्तेमाल करें आप, और उसका इस्तेमाल करके दूध को इस एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करें, और ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें तुरंत, ताकि वो मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रहे। आप स्टोर करते हैं दूध को, उस पात्र को आप फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको दूध को कहीं दूसरी जगह भेजना है, अगर दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आप कोल्ड स्टोरेज के साथ ही साथ वातानुकूलित वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि दूध काफ़ी दूर तक जा सके, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सके। इससे आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। किसान भाइयों, संग्रहण से संबंधित इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और अपने पशु के से जो दूध प्राप्त हो रहा है, बहुमूल्य दूध, उसको आप सुरक्षित रखें और उसको अच्छे से पहुंचाएं, ट्रांसपोर्टेशन करें और उसमें मुनाफा कमाएं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुरपुरा, जिला जोधपुर के कृषक रंजीत सिंह ने। ये सब्जियों में फल छेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की सब्जी वाली फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी फसल कुछ हानिकारक कीटों की चपेट में आ जाती है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर किसानों को फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में जो कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है फल छेदक कीट। यह कीट सब्जी वाली फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके शलभ के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि आगे के पंखों पर सफेद बिंदियां होती हैं। इसकी सुंडी हरे से धूसर रंग की होती है। लार्वा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। शुरुआती अवस्था में लार्वा प्रहरों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रहरों मुरझाकर झुक जाते हैं। इसके बाद लार्वा फलों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और फल के भीतरी भाग को खाते रहते हैं, जिससे फल कांटे हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सुंडी फलों को किस तरह से नुकसान कर रही है। इस तरह एक सुंडी 2 से 8 फलों को खाकर नष्ट कर सकती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं, जिनका बाजार में कोई भाव भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई रोपाई के समय 14:1 के अनुपात में मुख्य फसल के साथ गेंदा फसल को लगाएं, जिस कारण ये कीट गेंदा की फसल पर आ जाएंगे, जिससे इस कीट के नियंत्रण में आसानी होगी। इस कीट की निगरानी के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतराल पर पुराने लेयर के स्थान पर नए लेयर लगाएं। इसके अतिरिक्त अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 3 से 5 ट्राइकोकाट प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए BT 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप फसल में देखने में आ रहा है, तो फिर सबसे पहले आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर एक जगह पर एकत्रित करके नष्ट कर दें। ऐसा करने से सुंडी एक फल से दूसरे फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। किसान भाइयों, इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरांट्रा निलीप्रोल 18.5 SC या इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें,
जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप बताए गए इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी सब्जी फसलों को फल छेदक कीट से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही आप अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी ले सकते हैं, जिसका आपको बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।